तो दोस्तों एटर्नल्स मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को देखकर ये क्लियरली पता चल रहा है कि मार्वल स्टूडियोज फेज 4 और आने वाली फेजेस को बिल्कुल अलग तरीके से शेप करना चाहता है। फेज 4 में अभी तक आने वाली सारी मूवीज ओरिजिन स्टोरी थी और ये सारी मूवीज ही फेज 1, 2 और 3 में आई मूवीज से बहुत अलग हैं और एटर्नल्स इस डिफरेंट मार्वल स्टाइल का बेस्ट एग्जांपल है। ये मूवी कॉमिक बुक पढ़ने वालों को भी खुश कर रही है और फिल्मों में इंटरेस्ट रखने वालों को भी। हालांकि तब भी इस मूवी के लिए सब कुछ परफेक्ट नहीं रहा। कुछ कंट्रीज ने मूवी में लिटरली 2 सेकंड के फेस्टोस की फैमिली सीन के लिए मूवी को बैन कर दिया। हालांकि मेरी माने तो मूवी को डायरेक्ट कर रही क्लोई झाओ ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक बोल्ड एक्शन पैक्ड मूवी बनाने में और इन सबके साथ साथ तगड़े एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर में वो जान डाल दी कि आप इस मूवी को कई लेयर्स में एंजॉय कर पाओ। खासकर हरीश पटेल ने, जिनकी हिंदी लाइन इस मूवी में इतनी पावरफुल लगेगी ये हमने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं एटर्नल्स का रिव्यू और उसके दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी अच्छी थी, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये मूवी एक ओरिजिन स्टोरी के पॉइंट से बहुत अच्छी थी। मूवी में कैरेक्टर्स के बारे में बताने के लिए हिस्ट्री के अलग अलग इवेंट्स में उनके रोल को दिखाया जा रहा था। स्टोरी बहुत कम्प्लेक्स नहीं थी पर कुछ कैरेक्टर्स के मोटिव कम्प्लेक्स थे। मूवी में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। लिटरली अर्थ और उस पर रह रहे अराउंड 750 करोड़ लोगों की लाइफ मुसीबत में थी और कुछ कैरेक्टर्स अपने मोरल्स को लेकर दुविधा में थे और वो दुविधा यानी कि डायलेमा हम ऑडियंस को फील हो रही थी। प्लस मूवी बड़ी थी और इसके लिए मैं आपको एक क्लियर नंबर देना चाहूँगा। मूवी का टोटल रन टाइम था 149 मिनट्स का। ये कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, पहली एवेंजर्स मूवी और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी बड़ी मार्वल मूवी से भी ज़्यादा है और इसका पूरा सेंस भी बनता है। जैसा कि क्लोई झाओ ने खुद कहा कि मूवी में 10 कैरेक्टर्स हैं, सेलेस्टियल्स हैं और 7000 सालों की उनकी हिस्ट्री है। बात करें मूवी की स्टोरी की तो स्टोरी बहुत सिंपल थी। एटर्नल्स को सेलेस्टियल्स ने अर्थ पर भेजा ह्यूमैनिटी को ग्रो करवाने के लिए, ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए जिनको कंज्यूम करके अगला सेलेस्टियल पैदा हो सके। पर यहाँ ट्विस्ट ये था कि इस सच्चाई के बारे में सिर्फ 2 ही एटर्नल्स जानते थे, जबकि बाकी सबको ये बोला गया कि वो बस डिविएंट्स को ख़त्म करने आए हैं। हालांकि जब इस सिंपल स्टोरी को एटर्नल्स के पॉइंट व्यू से देखा जाए, जो कि 7000 सालों से अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ स्टोरी को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाती है। पर बात सिर्फ 7000 सालों की भी नहीं थी। बात थी कि एटर्नल्स का अर्थ पर रोल क्या है, वो सेलेस्टियल्स के लिए क्या कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा। ये सब और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हमने देखा कि मूवी की शुरुआत में ही एटर्नल्स की लीडर मर गई, और ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हमें पता चलता है कि वो किसकी वजह से मरी। यही ट्विस्ट और टर्न मूवी को ज़बरदस्त बनाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें प्रिडिक्टेबल होने से भी बचाते हैं। बात करी जाए मूवी की कास्ट की, तो मैंने मूवी की रिलीज से पहले ही बोला था कि मूवी की कास्ट को बहुत सोच समझ कर लिया गया है। ये एक्टर्स एटर्नल नहीं बल्कि एंशिएंट लेजेंड्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, जिनकी अलग अलग कल्चर में कहानियां बहुत फेमस है। हमें इसका क्लियर आइडिया मिला मूवी के क्रेडिट्स में, जहां हमने देखा कि थीना इंस्पायर्ड थी अथीना से, गिलगमेश का कैरेक्टर सुमेरियन वॉरियर किंग से इंस्पायर्ड था, इकैरिस का कैरेक्टर ग्रीक माइथोलॉजी के इकरस से इंस्पायर्ड था। पर इन जबरदस्त कैरेक्टर्स में मूवी के एक्टर्स ने वो जान डाल दी जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। रिचर्ड मैडन परफेक्ट इकारिस थे, जो कि एक टैक्टिकल लीडर होने की वाइब दे ही रहे थे, पर वो इतने परफेक्ट विलन भी साबित होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। गेमा चैन की सर्सी का इंसानियत को लेकर प्यार साफ साफ दिख रहा था। एंजेलिना जोली सही में एक फियर्स वॉरियर लग रही थी। लिया मैथ्यूज सही में एक ऐसी एटर्नल लग रही थी जो कि अपने बच्चे जैसा दिखने से परेशान है। प्लस उनके कैरेक्टर के एंड का ट्विस्ट बहुत ज़बरदस्त था। फेस्टोस का एक प्रॉपर टेक जीनियस होने का पेन बहुत अच्छे से दिखाया गया। लॉरेन रिडलॉफ फिलहाल बेस्ट स्पीडस्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। डॉन ली का बॉक्सिंग एक्सपीरियंस उनके कैरेक्टर में साफ साफ दिख रहा था। बैरी कियोगन को देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी की चिंता नहीं है, जबकि उन्हें सबकी सबसे ज़्यादा चिंता थी। और सलमा हायक एक परफेक्ट स्पिरिचुअल लीडर की तरह हमें दिखी। सिर्फ कुमेल नंजियानी के किंगो को अपने बॉलीवुड पोर्ट्रेयल पर मेहनत करने की ज़रूरत है। प्लस मेरे हिसाब से किट हैरिंगटन के डेन विटमैन का कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा अजीब दिखाया गया। पर हरीश पटेल के करुण मूवी के सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर साबित हुए, जिनका लास्ट में हिंदी में बोला हुआ गुड बाय हमें इमोशनल करने के साथ साथ एक इंडियन होते हुए प्राउड भी कर गया। इन सब के ऊपर आपको शायद पता नहीं चलेगा, पर डेविड क्रो की आवाज़ इट के एक्टर बिल स्कार्सगार्ड ने दी थी। और पोस्ट क्रेडिट सीन में सुनाई देने वाली आवाज़ को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि ये आवाज़ साफ साफ 2 टाइम्स अकेडमी अवार्ड विनर माहिरशाला अली की है, जो कि आगे एमसीयू में ब्लेड के रोल में हमें दिखेंगे। तो अब बात करते हैं मूवी के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो मूवी का मिड क्रेडिट सीन मूवी को जोड़ रहा है कॉस्मोस से, जहां जब थीना, ड्रोइग और मक्कारी यूनिवर्स के बाकी एटर्नल्स को ढूंढने निकलते हैं तभी वो कुछ सेंस करते हैं।
उनकी शिप में कुछ ग्लिच जैसा इफेक्ट आता है जिसे देखकर मेरे बगल वाला नो वे होम चिल्लाने लगा, पर वो ग्लिच एंट्री थी पिप द ट्रोल की, जो कि पूरे नशे में इंट्रोड्यूस करता है थैनोस के भाई इरोस यानी कि स्टार फॉक्स को। और इरोस का रोल प्ले कर रहे हैं फेमस इंग्लिश सिंगर और सॉन्ग राइटर हैरी स्टाइल्स। ये रूमर्स बहुत टाइम से चल रहे थे कि एटर्नल्स में हैरी स्टाइल्स भी हैं, और थैंक्स वैरायटी को जिन्होंने मूवी के रिलीज से पहले ही इस चीज़ को स्पॉइल कर दिया। मूवी की डायरेक्टर क्लोई जाओ ने हैरी स्टाइल्स को इस रोल के लिए सूटेबल समझा उनकी डंकर की परफॉर्मेंस को देखकर। इन सब के ऊपर पिप द ट्रोल को आवाज़ दी है फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन पैटन ओसवाल्ट ने। स्टार फॉक्स टाइटेनियन एटर्नल है जो कि भाई है थैनोस का। मूवी में उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया इरोस के नाम से, जो कि उसका बर्थ नेम है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन खड़ी होती है कि थैनोस के प्लैनेट टाइटन पर हुआ क्या था। क्या टाइटन के एटर्नल्स रिस्पॉन्सिबल है टाइटन की तबाही के लिए? क्या इसीलिए थैनोस पॉपुलेशन को आधा करना चाहता था ताकि सेलेस्टियल्स कभी भी प्रॉपर एनर्जी अचीव ना कर पाए पैदा होने के लिए? हालांकि हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से क्लियरली पता है कि थैनोस का मोटिव सिंपल था, वो बस आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था ताकि आधी पॉपुलेशन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ खुशी खुशी सर्वाइव कर पाए। सही भाषा में थैनोस का एक स्क्रू ढीला था। पर कंफ्यूजन यहाँ खत्म नहीं होती। थैनोस का भाई इरोस जिंदा कैसे है? क्या कुछ एटर्नल्स टाइटन की बर्बादी से पहले टाइटन छोड़ चुके थे? शायद थैनोस भी इसीलिए सरवाइव कर पाया। तो यहाँ हमें इरोस दिखा अर्थ के एटर्नल्स को ये बताने के लिए कि वो उनकी मदद करने आया है। प्लस उसे पता है कि सर्सी और बाकी एटर्नल्स कहाँ हैं, जिसके बाद वो अपना ग्लोइंग बॉल दिखाता है, जैसा बॉल पहले एजेक के पास था और फिर सर्सी के पास, जिसकी मदद से वो सेलेस्टियल से कम्युनिकेट करते थे। कॉमिक्स में इरोस एक ऐसा एटर्नल होता है जो कि अपने सामने वालों के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। नॉर्मली वो अपनी इस पावर को यूज़ करता है लोगों को शांत करने के लिए ताकि वो उसकी बात सुन पाएं। बात करें पिप की, तो पिप द ट्रोल कॉमिक्स में बहुत समय तक स्पेस जेम के पास रहने की वजह से खुद को और अपने साथियों को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। यहाँ वो इरोस के साथ वैसे ही दिखाया गया है जैसे कॉमिक्स में वो एडम वॉरलॉक के साथ दिखाया जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सर्सी के बॉयफ्रेंड डेन विटमैन को देखते हैं एक सोर्ड के साथ। अब ये सोर्ड डेन विटमैन के पूर्वजों की है। कॉमिक्स में उसके एंसेस्टर पर्सी ऑफ स्कैंडिया पहले ब्लैक नाइट थे, जिनके मरने के बाद ये सोर्ड आगे के जनरेशन में पास होती रही। डेन विटमैन पोस्ट क्रेडिट सीन में इसी सोर्ड को देख रहा है जिसका नाम है द एबनी ब्लेड। इस ब्लेड पर लिखा होता है डेथ इज माई रिवॉर्ड। कॉमिक्स में ये वेपन एक बहुत ही पावरफुल एन्चेंटेड वेपन होता है जिसके लिए कहा गया है कि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, पर इसके साथ साथ इस ब्लेड के साथ कुछ कर्सेस भी जुड़े हुए हैं। और यही रीज़न है कि डेन विटमैन इस ब्लेड को छूने से डर रहा था। प्लस वहीं एक और आदमी डेन से पूछता है कि क्या वो इसे यूज़ करने के लिए रेडी है। ये आवाज़ है माहरशाला अली की, जो कि हमें आने वाली ब्लेड मूवी में टाइटल रोल में दिखेंगे। और ऐसा लग रहा है कि हमें किट हैरिंगटन के डेन विटमैन भी उस मूवी में दिख सकते हैं, या आगे कभी इन दोनों का क्रॉसओवर बहुत हद तक पॉसिबल है। एटर्नल्स वापस आएंगे, कब और कैसे ये तो आने वाले फेजेस में ही पता चलेगा। पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, मार्वल स्टूडियोज अपने मूवी मेकिंग स्टाइल में चेंजेस ला रहा है। कैरेक्टर्स पर फोकस बढ़ चुका है, गॉड लेवल बीइंग्स दिखना शुरू हो गए हैं। प्लस मूवी की एंडिंग एक क्लिफहैंगर थी कि आखिर सर्सी और उसके साथ के एटर्नल्स के साथ क्या होने वाला है। इकैरिस जिंदा है या मर गया ये भी कोई नहीं जानता। टाइटेनियन एटर्नल्स की हिस्ट्री क्या है ये भी किसी को नहीं पता। क्लोई जाओ और केविन फाइगी ने सिंपली कहा है कि एटर्नल्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर को बदल के रख देंगे, जिसका मतलब इस मूवी में जो भी कुछ हुआ उसका बहुत बड़ा असर हमें आगे देखने को मिलेगा। इन सब के साथ साथ एक अजीब बात भी हुई, कुछ लोगों ने मूवी के रिलीज से पहले इस मूवी के रिव्यू स्कोर को कम करने की कोशिश करी और ये बहुत पैथेटिक मूव साबित हुआ, क्योंकि फिलहाल इस मूवी का ऑडियंस स्कोर 83% है। फेज 4 रिप्रेजेंटेशन और बोल्ड मूव्स के बारे में है। पहले ब्लैक विडो मूवी में नताशा की साइकोलॉजिकल जर्नी को दिखाया गया, फिर शैंग-ची मूवी में हमें ज़बरदस्त एशियन रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया, और अब एटर्नल मूवी में हमें एमसीयू का पहला गे कैरेक्टर और इकारिस और सर्सी का बोल्ड सीन दिखाया गया। ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि मार्वल स्टूडियो सुपर हीरोज़ के साथ साथ रियलिटी को भी दिखाना चाहता है। और ये दुख की बात है कि कुछ कंट्रीज़ को इस बात से प्रॉब्लम हुई और उन्होंने मूवी पर वहाँ बैन लगाया। अगर आप एक बार सोच के भी देखो तो सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स असली नहीं हैं, पर तब भी हम उन्हें इतने इंटरेस्ट से देखते हैं, जबकि जिन रीजंस की वजह से उन देशों ने मूवी पर बैन लगाया है वो चीज़ें असली में होती हैं। लव रियल है, LGBTQ लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो जो रियल है उससे मुंह फेरना समझदारी नहीं है। तो गाइज ये था एटर्नल्स मूवी का रिव्यू और उसके दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स का एक्सप्लेनेशन। मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखा और बहुत एंजॉय किया, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हिंदी में भी देख लूँ। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
तो गाइस अगर आप हल्क को सुपर गुस्से में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।